हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। 15 माह बाद फौजी अदालत से बड़ा फैसला। पीटीआई दौरे हुकूमत के ताकतवर तरीन साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फैज हमीद की सजा के ऐलान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद क्या इजाफा होगा? 9 मई के मुकदमात में भी फैज हमीद को सजा हो सकती है। फैज हमीद की सजा पर हुकूमती वुज़रा का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। मिलिट्री कोर्ट के बड़े फैसले के बाद आने वाले दिनों में मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या होगी? ये फैसला शहबाज हुकूमत के लिए मजीद किस हद तक सूदमंद साबित होगा? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वावडा। इसके अलावा फैज हमीद को सजा के खिलाफ किस फोरम पर अपील का हक होगा? माजी में किन किन अफसरान को फौजी अदालतों से सजाएं हुई हैं? फैज हमीद और दूसरे सजा याफ्ता फौजी अफसरान के मुकदमात में आखिर क्या फ़र्क था? आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में फैज हमीद की पेंशन मरात और रैंक की वापसी के मुतालिक वजाहत क्यों नहीं की गई? इस सारे अहम मामले पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे सीनियर दिफाई तज्जियाकार कामरान यूसुफ। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वावडा। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया जी। फैसल, आपने तो प्रिडिक्ट कर ही दिया था, काफ़ी टाइम से जो है वो आप प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जनरल फैज़ का फैसला जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। 14 साल की सज़ा जो है वो भी आपने प्रिडिक्ट कर दी थी। तो क्या समझा जाए, ये मामला जो है, उनका जो चैप्टर है वो अब क्लोज हो गया है या अभी भी कुछ आना बाकी है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपको याद होगा कि 9 मई से 1 साल पहले मुझे तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया था और मैं मना कर रहा था कि इस तरफ और इस तरह सियासत तबाही और बर्बादी की तरफ मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, वहां से वापसी नहीं होगी। बहरहाल मुझे निकाल दिया, मैं शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ। लेकिन ये फैज हमीद का एक केस और 4 इल्जामात का फैसला है 14 साल का। हम्म। अभी 9 मई का ट्रायल चल रहा है और जैसा मैंने आपको बताया है अपने ट्वीट में कि फैज हमीद ही गवाही और शवाहिद देंगे इमरान खान साहब के खिलाफ। 9 मई से लेकर उसकी तहरीक इंसाफ के लोगों से लेकर उन लोगों को जो इंसाफी कुर्सियों पर कलम चला रहे थे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए मुल्क दुश्मनी कर रहे थे। हम्म। तो इसमें बड़ी क्लैरिटी रखें, इबाम ना हो, इफ एंड बट ना हो, एनालिसिस नहीं है, इट्स रिटन ऑन द वॉल। इमरान खान साहब 9 मई के शिकंजे की तरफ जा चुके हैं। तो वो इसके अंदर अब कोई पॉसिबिलिटी कि हो सकता है, नहीं हो सकता नहीं है। हम्म। ये तो 9 मई के केस के अंदर जब वो शवाहिद देंगे, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। हम्म। तो ये तो मैंने जो आपको लिस्ट दी है, उसके अलावा उस लिस्ट में मैंने आपको कहा है कि एक जैसे आरजी नालायक सीएम है, जिसको बताना पड़ता है कि सीएम है, उसमें मैंने आपको कहा था नाअहली, बैन, गवर्नर राज, पुराने केसेस, 9 मई के केसेस, मंतकी अंजाम तक पहुंचना, 9 मई के लोग जो भगौड़े हैं, जो केपीके में बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि किसी और मुल्क का हिस्सा है, उनका पकड़ा जाना, हम्म। गद्दारी। हम्म। और जिस सेनेटर ने ये कहा कि फौज को हम जान से मार देंगे, उसकी सेनेटरशिप मुझे नहीं नजर आती। ठीक है, एक एमएनए की मुझे एमएनएशिप नजर नहीं आती। हम्म। तो ये सब जैसी एक्शन होगा उसका इम्पैक्टफुल रूथलेस डबल रिएक्शन होगा। तो तो इसमें कोई गुंजाइश ना रखे। अल्लाह की जात है, हम्म। अल्लाह को सारी चीजें का इल्म है और वो कर सकता है। इंसानी, दुनियावी और कानूनी तौर पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। नहीं, आपकी प्रिडिक्शंस तो अभी तक जो भी आप दे रहे हैं वो सही ही जो है वो साबित हो रही हैं मोर और लेस। लेकिन ये बताएगा, जब आप 9 मई के केस के हवाले से बात करते हैं और ये कहते हैं कि फैज़ हमीद जो हैं वो इमरान खान के हवाले से कोई गवाही देंगे और फिर उनकी भी मुश्किलात जो है वो बढ़ जाएंगी, मैं जानना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या मुश्किलात जो है वो खान साहब के लिए बढ़ जाएंगी, जो ऑलरेडी बहुत सारे केसेस में उनको बहुत सारे सालों की जो है वो सजाएं हुई भी हैं, तो एक और सजा हो जाए? क्योंकि इसमें कहीं म्यूटनी वगैरह का तो जिक्र नहीं है, इसमें तो पॉलिटिकल एजिटेशन का जिक्र है, इंस्टेबिलिटी का जिक्र है विद रिगार्ड्स टू पॉलिटिकल एलिमेंट्स। तो ये जिक्र जो है वो किया गया है, अगर हम 9 मई के हवाले से बात करें तो क्या किस किस्म की मुश्किलात का आप जिक्र कर रहे हैं फॉर इमरान खान? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो आप भूल गए, सीक्रेट एक्ट, खिलाफ वर्जी। उसकी नीचे बहुत सारी चीजें आ जाती, अच्छा। उसको रूल आउट ना करें, नंबर 1। सही। नंबर 2 ये कि जब वो बताएंगे एज प्राइम मिनिस्टर उनको क्या काम मिलते रहे फैज हमीद साहब को, नहीं, और लेकिन 9 मई से 9 में तो जब हुआ तब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थे। मुझे बात तो करने दें जी आगे। जी जी जी, मैंने बोल। आपका एज प्राइम मिनिस्टर जब वो अहकाम दे रहे थे उस जुमरे से रिलेटेड, और 9 मई से प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, उसके शवाहिद और चीजें देंगे, तो
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो उसका फायदा किसको था? किस सियासी शख्सियत को था? इमरान खान साहब को था। किस सियासी पार्टी को था? इमरान खान साहब की पार्टी को था, पीटीआई को था। पीटीआई के अंदर जो 9 मई के बाद हाल था कि उस 9th में मुलविस पे साइड पे हो गए, वो भी नहीं बचेंगे। जो इंसाफ की कुर्सी में बैठकर चाहे वो इस्तीफा दे चुके हो, उन्होंने अपने कलम से इस चीज को फैसिलिटेट किया, वो भी नहीं बचेंगे। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। आप मुझसे जो एग्जैक्ट सवाल करना आप कर लें, मैं आपको उसका जवाब डायरेक्ट दे दूंगा। ठीक जी जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो 9 मई के ट्रायल के हवाले से कहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ वो खुद ही सारी चीज़ें बताएंगे, तो क्या मतलब जब उनका ट्रायल हो रहा है तो वो एज ए मुलजिम के तौर पर उनका ट्रायल हो रहा है या एज ए उसमें वादा माफ गवाह के तौर पर हो रहा है? क्योंकि यूजली देखा जाता है कि जब आप किसी स्टेट के प्रोसिक्यूशन के या उनके वादा माफ गवाह बनते हैं, किसी के खिलाफ आप एविडेंसेस देते हैं या गवाही देते हैं, तो फिर ही आपको कोई रियायत मिलती है। तो इसमें वो एज ए अक्यूज जाएंगे या एज ए उसका अप्रूवर के जाएंगे खान साहब के खिलाफ? सर इसकी भी क्लैरिटी रखें। एक्यूज, मुजरिम, उसमें उनकी सजा फैज की कोई कम नहीं होने जा रही। क्लैरिटी रखें इसके अंदर, कोई अभाव नहीं इसके अंदर। नहीं, इसमें अगेन ये जो ट्रायल 9 मई वाला खान साहब पे भी होगा, ये जो ट्रायल है इनका, इसमें 9 मई के इसके इवेंट्स जो हैं। सब ये कैसा सवाल है सर आपका? इसमें क्लैरिटी है सर, इसमें ये बट नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, एनालिसिस नहीं है। इसके अंदर क्लैरिटी है। जब 9 मई के केस के शवाहिद फैज हमीद देगा और उसकी गवाही देगा, तो अंडरस्टूड है, रिटन ऑन द वॉल है, दीवार पे लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब के लिए शिकंजा टाइट हो जाएगा, उसकी पार्टी के लोगों के लिए टाइट हो जाएगा, और इंसाफ की कुर्सी में बैठ के चाहे वो रिजाइन कर गए, वो कलम जिन्होंने चलाया है उनके खिलाफ ही शिकंजा होगा, और उसके पैरामीटर्स बहुत दूर हद तक जाएंगे। अब 9 मई से इमरान खान साहब बड़ी जिम्मा नहीं है कहीं भी। क्लैरिटी रखें इसके अंदर। तो इन पे एक ये जो कोर्ट में ये केस चल रहा है खान साहब पे, सो खान साहब का सिविलियन साइड पे ये ट्रायल जो है वो है, और ये मिलिट्री साइड पे ट्रायल नहीं होगा, वो करेगी, फौजी करेगी उन्हीं का, जनरल फैज का। देखिए ये तो अभी कबल वक्त है। ये तो जो शवाहिद वो देंगे, अगर वो शवाहिद सिविलियन हद तक की है तो सिविलियन केस चलेगा, लेकिन वो शवाहिद अगर पोस्टलिंग का पढ़ाते हैं फैज हमीद के दिए हुए, तो वो किसी भी चीज को आप रूल आउट तो नहीं कर सकते। इसमें पॉसिबिलिटीज को आप रूल आउट नहीं कर सकते। तो आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है सर? आपके पास तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, खबर होती है, और एनालिसिस नहीं होता। जो आप मतलब आपसे 3 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट, आपसे कई दफ़ा दर्जनों दफ़ा बात हुई, जो आपने प्रोटेक्शंस की हैं वही एज इट इज़ होती है। तो आपको तो पता ही होगा कि किस तरह के एविडेंसेस आ रहे हैं जिसमें खान साहब की इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्ट या नहीं है उसमें 9 मई में सर, जनरल फैज हमीद साहब के साथ मिलकर। ये केस चल रहा है, मैं आइंदा आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपको देता रहूंगा खबरें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि ये ट्रायल चल रहा है, उसमें दखलंदाजी ना हो जाए किसी चीज की। बट मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ, अपने ट्वीट में बता रहा हूँ, अपने लफ्जों में भी बता रहा हूँ। आप मुझसे ज्यादा बहुत इंटेलिजेंट और डीप थिंकर हैं, आपको सब समझ आ रही है। लेकिन कुछ चीजें कबल वक्त होती हैं, कुछ चीजें वक्त पे होती हैं, कुछ चीजें वक्त से पहले होती हैं। वक्त से पहले इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अच्छा सर, ये इसमें सिर्फ खान साहब का आ रहा है या पीटीआई के बाकी भी लीडरान बहुत सारे थे? मसलन ये कहा जाता है, जो अखबारात में और स्टोरीज भी सामने आई हैं उस वक्त के, इमरान खान साहब जो है उन्होंने जनरल फैज हमीद का निक नेम जो है उन्होंने आजम सवाती रखा हुआ था, और पार्टी के कोई एक दो मेल फीमेल थे जिनको कहा जाता भाई उनको आजम सवाती को फ़ोन करो, तो मतलब होता था जनरल फैज हमीद को फ़ोन करो। इज़ इट ट्रू? इस तरह की कुछ चीज़ें भी कोई आपके नॉलेज में या वहाँ पे प्रोसीडिंग में सामने आई हैं, आने का है? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं था, खुला खाता था सर। फैजू जो था वो उनका जो जान का टुकड़ा था, और वो उनकी जान के टुकड़े थे, और बीच में जिनबूत भी थे। तो ये कोई किसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब वजीर आजम थे तो वो पावरफुल थे। और DGI है, बला की चीज वैसी होता है, और वो जब वजीर आजम के साथ मिल जाए तो वो डबल बला की चीज बन जाता है। तो फैजू तो जान का टुकड़ा थे, तो फैजू को फैज कहने की जरूरत नहीं है, निकनेम देने की कोई जरूरत नहीं। इतना कोई छुप छुपा के काम नहीं है, खुल खुला के काम हो रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। तो रिकॉर्डिंग है उनके पास, कोई मतलब टेलीफोनिक कोई कन्वर्सेशन है, कोई टेक्स्ट मैसेजेस हैं, या मतलब क्या इस तरह का एविडेंस है? आप कह रहे हैं कि वेरी मतलब स्केरी और बड़ी उनके पास अगर डिटेल्स हैं। मैं आपको बड़े क्लैरिटी से कह रहा हूँ कि फैज हमीद तो अपने घर में ही बात करता होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग रखता होगा। लेकिन एविडेंसेस ऐसे हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट हैं। जब कौम किसी से प्यार करती है तो शिद्दत से करती है, और जब नफरत करती है तो भी शिद्दत से करती है। तो जब एविडेंसेस सामने आएंगे तो वो ब्लैक एंड व्हाइट एविडेंसेस हैं। ये वाहिद इदारा है जो इंटैक्ट इसलिए है
कि इसमें सजा और जजा का जो ताल्लुक है वो मेरिट के ऊपर है। किसी के ख्वाहिश, किसी के असर रसूख, किसी के शरबत पीने वाले, किसी के इस्तीफा देने वाले लोगों का नहीं है। उसको बड़ा क्लियर रखें। तो वो एविडेंसेस लीथल है। अच्छा, तो उसमें सर कोई कोई नेचर उनकी कोई आप बता सकते हैं कि आप कह रहे हैं लीथल का लफ्ज़ आपने यूज़ किया है कि क्या नेचर है उनकी? कोई ओपनली कोई आर्मी के अंदर कू की बात की जा रही थी, कोई टेक ओवर की बात की जा रही थी, मतलब आप कह रहे हैं लीथल एविडेंसेस हैं। अब लीथल इज़ अ वेरी लीथल वर्ड सर। देखिए रऊफ साहब, इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार की जंग में थे, वन मैन शो चाहते थे और इस आदमी को, फैज़ हमीद को रियासत की चीफ बनाना चाहते थे और चीफ बना के आप क्या नताइज देना चाहते थे? फौज को तो कंट्रोल में लेना चाहते थे। और अगर ऐसा शख्स जो फौज का चीफ बन जाता तो आप सोचे मुल्क का होता। लेकिन जहाँ तक एविडेंसेस की आप बात कर रहे हैं वो ब्लैक एंड वाइट एविडेंसेस हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि मुल्क दुश्मनी, बगावत, गद्दारी फौज के खिलाफ या रियासत के खिलाफ या सियासत के खिलाफ या जमहूरियत के खिलाफ या मुल्क को दाव पे लगाना इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। मतलब अल्लाह की ज़ात कर सकती है, मुआवजा हो सकता है, लेकिन दुनियावी, कानूनी और इंसानी तौर पे ये वो जगह है जैसे मैं रोक रहा था, यहाँ से वापसी नामुमकिन नजर आती है। सर वाप और आज यू पीटीआई के लिए जी। एक्चुअली मातम का दिन है और होना चाहिए। और उसके जो साइड पे बंदे बैठे हुए हैं जो समझ रहे हैं 9 मई के अंदर वो थे और निकल गए हैं, नहीं वो भी नहीं निकले हैं, वो भी शिकंजे में आएंगे। और जो इस सियासत को लेके परवान चढ़ा रहे हैं वो भी कानूनी तौर पे इबरतनाक उनको बना दिया जाएगा। कोई भी हो वो पाकिस्तान का दुश्मन और बर्बरियत से हाथों से भी निपटा जाएगा। इन सब चीजों में बड़ी क्लैरिटी है। अच्छा सर, आपने भी बात की कि जो अब जो फैसला सुनाया गया, यूजली तौर पर तो हम देखते हैं कि जब अदालतें सजाएं देती हैं तो जजमेंट्स वगैरह वो रिलीज़ की जाती हैं, लेकिन साहब सर मिलिट्री का अपना एक एक सिस्टम है। लेकिन क्योंकि पहली दफ़ा इतना बड़ा एक केस हुआ है, एक DGISI जो है उनको सजा दी गई, ये कहीं पॉसिबिलिटी है कि उनकी जजमेंट जो है रिलीज़ की जाए ताकि लोग वो देख सकें और इसकी ट्रांसपेरेंसी पे और इसकी के फैसले पे गवाह क्या थे, एविडेंसेस क्या थे, प्रोसिक्यूशन क्या हुई, डिफेंस क्या हुआ। तो ये फ़ौज करेगी कि उनकी जजमेंट जो है रिलीज़ की जाए, इसको मीडिया को या पब्लिक को उस ISPR करे वट के खुद एविडेंसेस भी देख लें और खुद चीज़ें भी देख लें ताकि ये तस्वर ना मिले कि शायद। जी गुजारिश सर आपसे ये कि मैंने आपसे अर्ज की, ये आज का फैसला इब्तदा है। अच्छा। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग। जब मैं आपको ये वर्ड यूज कर रहा हूँ तो मेरे वर्ड्स को बड़ी बारीकी से देखें, सुने, समझें। आप मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट आदमी है, मुझसे ज्यादा जानते हैं चीजों को। सर एक नंबर 2 ये कि प्लीज अंडरस्टैंड करें, अब कोई गुंजाइश फुल स्टॉप कॉमा नहीं। ये सीधा दीवार पे लिखी हुई चीजें, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, कोई आंख से अंदर और कान से बह रहा है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नाज़रीन, फैसल वावडा हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन। अरे सर, आपने एक बात की कि जो फैसले लिख रहे थे, कलम से फैसले लिख रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यू आर रेफरिंग टू सम पास्ट जजेस। तो क्या जजेस के भी खिलाफ आप समझते हैं कोई कार्रवाई वो की जाएगी, उन पे भी केसेस तो किए क्या जाए? देखें जी, मैं तो वो शरबती अथर की बात कर रहा हूँ और ऐसे जिन्होंने भी कलम चलाया है, कोई ना जज, ना जनरल, ना कोई सियासतदान, ना दीगर, कोई भी मुल्क दुश्मनी में पाया जाएगा उसकी मुलव्वस इन्वॉल्वमेंट निकलेगी। उसके साथ यही होगा जो होना चाहिए था 75 साल से, और जिसकी बुनियाद एक ईमानदार फील्ड मास्टर CDF ने रखी अपने इदारे से शुरू करके, जो अपने से बड़ी 10 गुना बड़ी दुश्मन को शिकस्त देकर आया अपनी शहीदों की फौज के सिपाहसालार बनकर। तो ये प्रेसिडेंट भी उन्होंने ही रखा है, बुनियाद भी उन्होंने ही रखी है अपने इदारे से, ताकि जो हमने 75 साल में ना सुना ना देखा वो सब हो रहा है। तो इसमें क्लैरिटी रखें, इसमें कोई भी आदमी 4 टांगे और 8 हाथ वाला नहीं है। अच्छा सर, अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बातचीत की सहाफ़ियों से, उन्होंने यही कहा जनाब के, एक तो उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान साहब तो एक वो हैं, इनके पीछे जो लोग थे, जो असल लोग हैं, उनको सामने लाया जाए। साहब जरा ही वॉज रिफरिंग टू जनरल फैज़ हमीद। बाज़ लोग जो हैं वो समझते हैं कि शायद वो जनरल बाजवा की भी बात करते हैं, और इससे बढ़कर वो समझा जाता है कि वो चाहते थे कुछ ये जजेस हैं जो उनको निकालने में शामिल थे उनके मुताबिक, तो उनको भी सज़ा होनी चाहिए। तो आप जो ये बात कह रहे हैं, ये कोई मिलती जुलती बात कर रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि नवाज शरीफ साहब की जो विश लिस्ट थी, तो 2-4 तो वो हो गए, खान साहब का भी हो गया, जनरल फैज़ हमीद साहब का भी हो गया, तो अब जुडिशरी की तरफ भी अगर
अगेन अगेन जो रुख किया जा रहा है वो नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है या बाकी कुछ आप समझते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है जिस पर फौज उनको ये चाहे कि इनका भी ट्रायल हो? देखिए, फैज हमीद ने किसी की ख्वाहिश, किसी की सोच के बेसिस पे तो फैसला नहीं किया ना उनकी अदालतों ने। वो तो जो पाया गया मुल्क दुश्मनी में, उस हिसाब से एक केस में सजा हो गई, एक केस 4 इल्जाम के। नंबर 1। नंबर 2 ये, दूसरा हिस्सा आपने कहा कि वो बाजवा साहब की बात करते हैं। देखिए, बाजवा साहब बरी जिम्मा नेग्लिजेंस टू हेल्थ, ये बरी जिम्मा इसलिए हो गए कि जब मुल्क का वजीर आजम और मुल्क का DGI मिल जाते हैं तो डबल बला बन जाती है, और जब उनको हटाने के लिए उन्होंने कोशिश की तो मसले मसाइल शुरू हो गए। तो इस वजह से अगर आप मुझे कहें कि नेग्लिजेंस का जहां तक जुमरा है, लेकिन अगर आप कहें कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो वो उनकी इन्वॉल्वमेंट इस तरह से नहीं होती कि अगर वो नहीं निकालते, वो जब तक उनको पता चला, चाहे देर में पता चला, लेकिन वो निकालने के लिए, हटाने के लिए जब आए तो कितनी चीज़ों की रुकावट हो गई। तो वो तो बड़ी उसके अंदर क्लैरिटी रखें। वो मेरी ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश थी कि फैज़ हमीद का सब कुछ हो, क्योंकि जो उसने मेरे साथ किया, दुनिया के साथ किया, मुल्क के साथ किया, वो किया। उसके ख्वाहिश के ऊपर किसी ने कलम चला के मुझे अनप्रेसिडेंटेड सजाएं भी दी, वो चाहे शरबती क्यों ना हो, जो आज बाहर है, अफसर की बात कर रहा हूँ। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ रऊफ साहब। तो सर इसमें अब साहब जनरल फैज अकेले तो नहीं कर रहे होंगे, कोई फौज के अंदर के रैंक्स में से भी कोई अफसरान थे, लोग थे जो उनके साथ और फौज ने को आइडेंटिफाई किया और उनको भी ट्रायल, कोई उनकी सजाएं भी कोई आप तक पहुंची हैं कोई, या अकेले जनरल फैज को समझा जा रहा है? अकेला आदमी तो इतनी नहीं कर सकता। देखिए रऊफ साहब, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट डिफेंस का इदारा है और इसमें सियासी बयानात नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम स्पेसिफिक चीज़ों पर चल रहे हैं। मैं आपको ये श्योरिटी से कह सकता हूँ कि इसकी फैसिलिटेशन में अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल DGIS जा सकता है तो नेचुरली सहूलतकार होंगे। अगर तो उनके लिए भी फौज ने कर दिया होगा, नॉट नेसेसरली कि हर चीज़ बाहर आए। वो उनका इदारा है, वो जाने, वो काम जाने। जो मेन अक्यूज था, जो एलिफेंट था, जो ताकतवर शख्सियत थी, डबल ताकत के साथ थी, वो लेफ्टिनेंट जनरल था। उसका अंजाम हमने देखा है। अच्छा और सर, ये अंजाम आपने इसकी बात करते हैं, गवर्नर राज की बात करते हैं, KP के ये CM के नहली की बात करते हैं, MNA की बात करते हैं, फिर सेनेटर्स की, तो ये आप समझते हैं कि KP के ये खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं इनको भी डिसक्वालीफाई करने की कोई ऐसी तैयारी है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप बात कह रहे हैं? देखिए रऊफ साहब, ये वो तो कन्नी कतरा के निकल गए जब वजीर ना है, आरजी वजीर आला को ये बताना पड़े जाकर कि मैं वजीर आला हूँ, पुलिस वालों को बताना चले मैं वजीर आला हूँ। एक तो ये बड़ी क्लैरिटी है। वैसे वो कन्नी कटा के निकल गए साइड से, क्योंकि कुर्सी तो कुर्सी होती भाई। और PTI ने माइनस इमरान खान तो किया हुआ है ना, उनका ट्वीट का रीट्वीट करते हैं, ठीक है। और अपनी पार्लियामानी पार्टी के अंदर वो बता चुके हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है डिस्टेंस करने की। सिर्फ उनकी फरमाइश PTI की कॉम्प्रोमाइज लोगों की ये है कि मैं 10-20 सेकंड की वीडियो बना रहे थे, ठीक है। इमरान अहमद खान न्याजी के नारे आपको सुनेंगे, इक़्तिदार के मजे लूटते रहेंगे। नुकसान पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की, जेल में कोई बड़ी नुकसान खुदा ना खास्ता तो 40 साल उस पर सियासत करेगी PTI, वो भी इनका प्लान है। तो ये मैं तो आपको तसलसल से बताता जा रहा हूँ, वो प्लान की सिचुएशन आएगी तो जेल भी बदल देंगे। अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, 1.5-2 महीने में अगर कोई ऐसी चीज डेवलप हुई तो कर देंगे, वो भी कोई नामुमकिन चीज नहीं है। फैसल, क्या पार्टी पे बैन के हवाले से भी कोई बात हो सकती है? देखिए बहन मेरी, जब मैं आपको लिस्ट देता हूँ तो आप लिस्ट भूल जाती हैं। मैंने आपसे कहा नाअहली, बैन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस, 9 मई के भगौड़े छुपे हुए उनको निकालना, गद्दारी, और क्या कहते हैं, ठीक है फैसल, सारी लिस्ट जो मैंने आपको दी है, उस लिस्ट में जिस तरह की जरूरत होगी, जिस तरह रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन के तहत उस पर टिक हो जाएगा। ठीक है, सब है। सही है। अच्छा ये बताएं कि आप, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, अब आपने जो लिस्ट दे दी है, पॉइंट टेकन, लेकिन मुझे ये बताएं, जब रिसेंटली एक बड़ी सख्त जो है वो प्रेस ब्रीफिंग भी जो है वो की गई DGI-SPR की तरफ से, इस पूरे मामले में, और फिर इस तरह की सजाएं जो आ रही हैं इमरान खान के हवाले से जो भी आपने बात बताई, इस पूरे मामले में इस वक्त हुकूमत जो है वो कहाँ खड़ी है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक एनालिसिस ये भी किया जा रहा है कि हुकूमत कोई काउंटर नैरेटिव देने में नाकाम रही। इमरान खान की जो भी मज़ामती एक तहरीक चल रही थी वो जोर पकड़ रही थी, हर गुजरते दिन के साथ एक सख्त से सख्त ट्वीट, बयानात, ये सब आ रहे थे। हुकूमत कोई भी काउंटर नैरेटिव नहीं दे पा रही थी, इसलिए जो है इस किस्म की प्रेस ब्रीफिंग की गई, या वहाँ से जो है वो सख्त बयानात जो है या सख्त जवाब जो है वो दिए गए। तो आप हुकूमत को कैसे एनालाइज करेंगे इस पूरी सिचुएशन में? बहन मेरी, ये सुन लीजिएगा मेरी गुजारिश अपनी बहन, हुकूमत
क्योंकि आपको शौक है बहुत जमहूरियत का और मुझे शौक है इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी का। ये एक तो फर्क यहाँ क्लियर कर ले, हुकूमत और गवर्नमेंट को एक साइड पर कर, जो आपने फोकस रखना है वो ये रखना है कि इस मुल्क का टीम लीडर, टीम हेड, जिसको पीछे शहबाज शरीफ साहब भी दबादब बैकअप दे रहे हैं, और वो काम नहीं करे कि मुझे नहीं आता, तुम्हें भी नहीं करने दूंगा, वो है फील्ड मार्शल CDM आसिम मुनीर साहब। चाहे वो दुश्मन को गिराना हो, चाहे वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो, चाहे वो ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल हो, चाहे ईरान के मसले को अफवाह और तफहीम से उसको हल करना हो, चाहे अफगानिस्तान को उसकी दहशतगर्दी पर एड्रेस करना हो, चाहे इंडिया को मारना हो, चाहे सऊदी अरेबिया से एग्रीमेंट करना हो और ऐसे कई अदर एग्रीमेंट्स की बात हो, चाहे पैसों को रिवॉल्व करने की बात हो, चाहे इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो, तो फील्ड मार्शल आपका फोकस लाइन होना चाहिए। अब आप बाकी चीज़ों को साइड पे कर, वो रेलेवेंट है, इरेलेवेंट है, उस डिबेट में हम जाते ही नहीं। ये ईस्ट पे जाते हैं कि पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, आपको और मुझे क्या मिल रहा है, तो फील्ड मार्शल आपको ला के दे रहे हैं, उसी तरह फोकस। बाकी तो आपने 72 साल में देख लिया कि आपको टॉप डेमोक्रेसी ने क्या दिया है, उसका सवाल का जवाब आपको मुझसे ज़्यादा पता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल हमें ज्वाइन करने के लिए। फैसल वावड़ा जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। एक तारीखी जो है वो फैसला आया है साबिक DG ISI फैज़ हमीद के हवाले से। 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा जो है वो उनको सुना दी गई है। इसकी कानूनी डिटेल्स पे भी जो है वो हम बात करेंगे, थोड़ी सी रोशनी डालेंगे उस पर। बात करने के लिए हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे दिफाई तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ। यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ा तारीखी फैसला जो है वो आया है और साबिक DG ISI फैज़ हमीद को 14 साल की सज़ा जो है वो सुना दी गई है। इसकी कानूनी पहलू क्या हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम कामरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। कामरान, सबसे पहले तो ये बताएगा कि ये जो भी एक बहुत ही ब्रीफ एक प्रेस स्टेटमेंट आई है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिटेल जजमेंट भी रिलीज की जाए या ये उनका डिस्क्रेशन है, वो रिलीज करें ना करें? मेरे ख्याल में उनका डिस्क्रेशन है और यूजुअली इस तरह के केसेस, ये तो खैर अपनी नौयत का यूनिक केस है कि ISI के साबिक सरबराह को इस तरह से सजा दी गई है। जी जी। तो अपेरेंटली लगता तो नहीं है कि मजीद तफसीलात जारी की जाएंगी, बट आई थिंक जब ये अपील की स्टेज पे जाएगा, हाँ। तो पास्ट में भी हमने देखा है कि जब फिर आई थिंक किसी स्टेज के ऊपर ये जो जजमेंट है डिटेल, वो जरूर मेरे ख्याल में पब्लिक में आ जाएगी। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता नहीं है कि इमीडिएटली कोई इसके हवाले से कोई मजीद तफसील जारी की जाएगी। बट यू नेवर नो, गिवन कि आजकल मीडिया और सोशल मीडिया जितना एक्टिव है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, हाँ। तो हो सकता है कि मे बी ऑफिशियली इसको रिलीज ना किया जाए, बट सम टाइम थ्रू डिलिबरेट लीक्स जो हैं वो चीजें सामने आ जाएं। बट आई थिंक एट सम पॉइंट जब ये अपील की स्टेज पे जाएगा, जो जनरल फैज के वकील हैं उन्होंने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि वो इस फैसले को अप्रोप्रिएट फोरम्स के ऊपर चैलेंज करेंगे। तो जब वो चैलेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मामला सिविलियन अदालतों में आता है, तो फिर मेरा ख्याल में सारे केस की तफसीलात हमारे सामने आ जाएंगी। नहीं, इससे पहले कि हम और आगे फॉरवर्ड जाएं कि अब क्या इसकी जो है वो रिप्रिकॉशंस होंगे या क्या ऑप्शंस हैं फैज़ हमीद के पास, मुझे ये बताएं, ऐसी तारीखी सज़ा एक साबिक DG ISI को, जबकि तारीख में हमने देखा है कि इंटरफेरेंस भी रही है, साजिशें भी रही हैं, ये तमाम मामला जो है वो रहे हैं, तो जनरल फैज़ हमीद के ऐसे नामा अमाल में ऐसी क्या चीज़ें थी कि उनको इस वक्त एग्जाम्पल बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया? देखें, ये एक तारीखी लम्हा भी है पाकिस्तान की, अगर आप बात करें, क्योंकि हमारी तारीख बताती है कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तारीख में मिलिट्री रूल्स भी रहे हैं, डायरेक्ट रहे हैं, वो इटसेल्फ इज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन और फिर आई थिंक जो भी बारिंग फ्यू इंडिविजुअल्स होंगे ISI के जो भी सरबराह रहे हैं, राइटली और रॉन्गली हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में वो जरूर इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ISI के साबिक सरबराह के खिलाफ कोर्ट मार्शल तो दूर की बात, कभी कोई इंक्वायरी भी हुई हो। तो इसलिए ये एक अनप्रेसिडेंटेड और गैर मामूली है। और उसकी वजह आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शायद जब ISI के सरबराह थे फैज़ हमीद और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वक्त जो कुछ हुआ, और मेरे ख्याल में इसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि दुनिया से भी सीखते हैं कि पावर गेम्स भी होती हैं, और सम टाइम जब आप ओवर प्ले करने की कोशिश करते हैं और वो अगर आपका टारगेट मिस हो जाए, तो फिर जो आपका एडवर्सरी है या जो आपके मुखालफीन हैं, जब उनको मौका मिलेगा तो फिर वो उसको हाथ से जाने नहीं देंगे। और फिर दूसरा आई थिंक जो कुछ हुआ था, अगर आप देखें जब ये सारा कंट्रोवर्सी बनी थी और फैज़ हमीद का जो रोल सामने आया था,
तो आई थिंक ये मिलिट्री के लिए भी ये एक मुश्किल हो गया था कि उस तरीके से अपने आप को डिस्टेंस करना, तो शायद एक एग्जाम्पल बनाना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन अगेन ये एक बहुत मुश्किल फैसला इसलिए भी था कि कोई भी आर्मी चीफ हो, इरिस्पेक्टिव या मौजूदा आर्मी चीफ है या कोई और आर्मी चीफ होता, अपने एक फॉर्मर ISI चीफ के खिलाफ, एक 3 स्टार जनरल के खिलाफ, और वो ऐसा 3 स्टार जनरल जो कहा जाता है कि अपनी जनरेशन का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जनरल था, तो एक प्रेसिडेंट वो सेट नहीं करना चाहते, वो अपना प्राइवेटली कोई सर्जनिश कर दें, सब कुछ कर दें। तो ये भी एक मुश्किल फैसला था। इसका मतलब है कि ये इस फैसले से एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि मुस्तकबिल में, इसका मतलब है कि अगर आप ISI के सरबराह को सजा दे सकते हैं तो मुस्तकबिल में फिर कोई भी किसी बड़ी पोजीशन पे मिलिट्री में अगर कोई बंदा बैठा हुआ है, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये अभी आगाज है। आई थिंक इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं आइंदा आने वाले टाइम पे आई थिंक हमें पता चलेगा। कमरान, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा एक अच्छे तरीके से इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और मौजूदा सूरत हाल बताया। मैं छोटी सी जस्ट, आपने अभी कहा कि अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले कभी किसी का कोई ट्रायल नहीं हुआ, इससे पहले कभी कोई आर्मी चीफ या उनको इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा। जस्ट फॉर रिमाइंडर, आपको याद होगा जब ISI असगर खान केस आया था 1990 में, बेनजीर भुट्टो हुकूमत के खिलाफ 14 करोड़ रुपए उस पर डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, जना असलम बेग साहब थे, जना असद दुरानी साहब थे, फिर वो सामने चीज़ यही असद दुरानी साहब का एफिडेविट आया, फिर लेटर लिखा असगर खान साहब ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 8-10 साल बाद अल्टीमेटली इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसको टेकअप किया था 2012-13 में। उन्होंने अपने फैसलों में लिखा था और उन्होंने आर्मी इनको GHQ को भी भेजा गया था, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी फैसला कि फ़ौज जो है वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे, पैसे तकसीम करने पे, पॉलिटिशियंस में जिसमें नवाज शरीफ साहब और बाकी का नाम भी आता था, इनके खिलाफ वो प्रोसीडिंग करे, मतलब कोर्ट मार्शल करे। तो आपको याद होगा जनरल कियानी साहब का एक बयान आया था कि हम ये गड़े मुर्दे जो हैं नहीं उखाड़ेंगे। सो उस वक्त की आर्मी ने, एस्टेब्लिशमेंट ने असलम बेग पे और जनरल असलम दुरानी पे उन्होंने प्रोसीडिंग कोर्ट मार्शल करने से इनकार किया था और यही समझा गया था जो आप कह रहे थे शायद आर्मी जो है अपना उसका मैकेनिज्म है। सो ये इस तरह की चीज़ें तो माजी में हुई थी, लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ ने उन्होंने अदालती हुक्म के बावजूद कोर्ट मार्शल नहीं किए थे उनके जनरल। मुझे आप मौका दें, जो मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा था कि ये बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में जो भी ISI का सरबराह रहा हो उसके खिलाफ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर एसोसिएट रही है, लेकिन की सिविलियन गवर्नमेंट्स ने या जो ज़ेरे अताब रही हैं वो हमेशा चाहती रही हैं कि इनका ट्रायल होना चाहिए। डिफरेंस यहाँ पर यह है, जो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, कि असगर खान केस के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो वही बात के जनरल कियानी की आपने एग्जांपल दी कि उन्होंने कहा कि गड़े मुर्दे हम नहीं उखाड़ सकते। तो यहाँ पे यही प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि ऐसा नहीं है कि एक ISI के सरबराह को किसी सिविलियन अदालत ने ट्राई किया है। अगर वो करते तो दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। खुद ही मिलिट्री ने अपने ही एक सीनियर जनरल को, अपने ही ISI के साबिक सरबराह को ट्राई किया है। सो दैट इज सर्टनली अनप्रेसिडेंटेड। और असद दुरानी की आपने बात की तो जनरल बाजवा के टाइम पे उन्होंने एक रॉ के जो चीफ थे साबिक, उनके साथ एक किताब लिखी थी, तो उसमें भी उनको थोड़ी सी सर्जनिश की गई थी, लेकिन वो मेरे ख्याल में उस लेवल का जो अभी ट्रायल हुआ है इस लेवल की तो नहीं थी कि 14 साल कैद ब मुशक्कत सुना दी जाए। तो इस लिहाज से एक नया ग्राउंड जो है वो जरूर ब्रेक हुआ है। नहीं, आपने ठीक कहा है, आई एग्री विद यू। जस्ट वाज रेफरिंग कि जब आर्मी ने नहीं करना था वो ग्राउंड ब्रेकिंग जरूर हुई है, तो उन्होंने जनरल कियानी साहब ने नहीं किया था। और सिपाही क्रॉनिकल्स जो बुक थी उनके असद दुरानी साहब की, मैंने उस पर लिखे भी थे, शो भी किए थे। मेरा ख्याल यू माइट बी वन ऑफ दोज एज वेल, जो फ्यू लोग थे कि हमने भी अपोज किया था भाई इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि आप यहाँ पे बैठ के अपने साबिक DGISI का ट्रायल कर रहे हैं। वो मेरा तो ख्याल है वो बनती भी नहीं थी, वक्ती स्टेज पे हुआ था, लेकिन वो रुक गई थी सारी चीज़ें। सर थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप क्योंकि खुद भी चकवाल से हैं सर, और मेरा ख्याल है जनरल ये फैज़ हमीद साहब भी आपके गराई हैं, करीब के हैं, आपकी मुलाकातें भी होती रही हैं साहब ज़हर बाद रिटायरमेंट के बाद, जैसे बंदा अपने इलाके में लोगों में मिलते रहते हैं। क्या वहाँ सिचुएशन हो गया आपके ख्याल? कोई फैमिली से किसी की कोई बातचीत हुई, उनकी फैमिली ने कोई बयान नहीं जारी किया, कभी कोई उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, कोई आपकी बात हुई हो, कोई इलाके के लोगों की, कोई एनीथिंग जस्ट इन केस अगर आपको कोई बातचीत हुई हो? देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऑफ कोर्स के मैं आई हैव सीन हिम सिंस मेजर, जब जनरल फैज थे, और इनकी फैमिली को लेकर के भी जो चीजें हैं, और ओवरऑल आई थिंक उनके लिए सरप्राइजिंग नहीं था। आई थिंक इससे 1 महीना पहले मेरी उनके कुछ जो रिलेटिव्स थे उनसे बातचीत हो रही थी, सो दे ऑलरेडी न्यू कि जो फैसला ऑलरेडी कंक्लूड हो चुका है और ये चीज होनी है। और उनका जो पर्सपेक्टिव है ऑब्वियसली वो ये कहते हैं कि दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और दे आर होपिंग कि ठीक है एट सम पॉइंट जाहिर है कि चीजें उनके लिए आसान हो जाएंगी। एंड यूजुअली आपको पता है कि इस केस में होता है, एक टाइम के ऊपर जब ISI के ये सरबराह थे, इवन DGC थे, तो मेरे ख्याल में पूरा जो चकवाल का प्रोटोकॉल था वहां पर लगा होता था, जो लतीफाल उनका गांव है। बट जब आप पे मुश्किल आती है
फॉर व्हाटएवर रीजन फिर आपको पता है कि लोग कैसे छोड़ जाते हैं, तो खामोशी आपको नजर आती है। तो बहुत से उनके जो रिलेटिव्स अदरवाइज बड़ा एक्टिव नजर आते थे, तो वो बड़ा लो की हैं। सो इन अ वे मतलब आप इमेजिन करें कि एक ISI का सरबराह है, एंड इवन बिफोर दैट DGC होके जो उनका इन्फ्लुएंस था, जो असर रसूख था, और एकदम से फिर एक उनको गिरफ्तार कर लेना, फिर उनके खिलाफ ट्रायल होना, अब उनको सजा हो जाना। तो आई थिंक कोई भी उनकी फैमिली में किसी भी फैमिली के साथ हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दीज थिंग्स। तो ऑब्वियसली उन्होंने मेरे ख्याल में दे हैव एक्सेप्टेड कि अब ये चीज जो होनी है वो इनएविटेबल थी, बट स्टिल दे आर होपिंग दैट एट सर्टेन पॉइंट यू नो दैट वो विंडिकेट हो जाएंगे या विल गेट अ रिलीफ। तो उनका पर्सपेक्टिव यही है। उनकी फैमिली ने कुछ शिकायत की? क्योंकि मुझे इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा बाज़ वक्त गिला होता है शिकवा, जैसे आपने भी कहा कि जनरल फैज़ इतने पावरफुल रहे, बहुत से लोगों को फ़ायदे भी दिए होंगे, बहुत सारों को नुकसान भी दिए होंगे, आपकी पोजीशन ऐसी होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो आपको याद हो जनरल जवेद इकबाल थे, जो लेफ्टिनेंट जनरल, जिनको उस वक्त 10 साल या 14 साल सज़ा दी गई थी कि एस्पिनाज पे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो वो ये गिला करते थे कि जनरल फैज़ के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात थे, और जब उनका ट्रायल हुआ था तो वो जनरल फैज़ जो हैं उस वक्त AG थे। AG आप तो मेरा ख्याल सारी चीज़ें समझते हैं, जो ट्रायल करते हैं, कोर्ट करते हैं, जो सिग्नेचर करते हैं, इस पर जजमेंट पे ट्रायल होता है, तो AG थे फ़ौज में ये उस वक्त। तो वो शिकायत करते थे उनकी फैमिलीज़ के लोग कि जनरल फैज़ साहब ने उनका उस तरीके का ख्याल नहीं रखा था जितना जनरल जवेद इकबाल साहब, वो भी चकवाल के हैं मेरा ख्याल है, उन्होंने इनका रखा था और इनकी प्रमोशन में भी कोई रोल इन्होंने अदा किया था। इनकी फैमिली को भी कोई शिकायत है कि बहुत सारे आर्मी में मतलब लिंक्स होते हैं, तल्लुकात होते हैं, तो वो उनके काम नहीं है, या आगे इफेक्टिवली बढ़कर उन्होंने उनका रोल नहीं प्ले किया, कहीं ना कहीं पे उनको ये कंसेशन मिलती? लेकिन जो मेरे पास मालूमात हैं ऐसा नहीं है, कोशिशें उन्होंने जरूर की हैं, और खास करके जो हाल ही में रिटायर हुए हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, उनका ताल्लुक भी चकवाल से है, और वो भी बड़ा क्लोजली एसोसिएटेड थे विद जनरल फैज हमीद। और जो मुझे पता चला उनकी फैमिली जराए से, जो उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने तो अपने हैंड्स अप कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं खुद एक फिगर हेड हूँ, मतलब मेरा तो कोई इख्तियार नहीं है, और अगर मेरे से कोई बन पड़ता तो मैं जरूर कोशिश करता। फिर कुछ और भी रिटायर्ड लोग थे जो मेरी मालूमात हैं कि उनको इजाजत भी दी गई, वो उनसे मिलते भी रहे, जो इवन ड्यूरिंग ट्रायल और जो मुलाकातें वगैरह होती थी। तो लेकिन इस केस के अंदर ऑब्वियसली जो स्टेक्स जो बड़े हाई थे, और मेरा ख्याल है कि वो इतने पुरुमीद नहीं थे। कुछ चीज़ों का था कि बीच में शायद मुझे पता चला जा रहा है, ये उनके फैमिली जराए का दावा है कि कुछ डील की ऑफर भी की गई उनके बकौल के, अगर आप अपने इतराफ़ कर लें, इतराफ़ी बयान दे दें तो शायद नरमी की जा सकती है आपके मामले में। तो शायद उन्होंने कहा कि वो फैज हमीद साहब ने वो करने से इनकार कर दिया। मतलब इस तरह की वो दावे हैं। मतलब ज़ाहिर है उसको वेरीफाई करना मुश्किल है, क्योंकि वो उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली का अपना एक बायस होगा, वो अपना पर्सपेक्टिव देंगे। तो ऐसा नहीं है, कोशिशें उन्होंने की होंगी और कोशिशें की हैं उन्होंने। और गिवन के जो फैज हमीद थे ये कोई आम जर्नैल तो थे नहीं, इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था पॉलिटिकल विद इन द मिलिट्री। एक लिहाज से एट दैट टाइम ही वाज क्वाइट पॉपुलर। बट वही वाली बात है कि जब आप पे मुश्किल आती है तो फिर वो कहते हैं ना, अपना साया भी आपका साथ छोड़ जाता है। मैं इसलिए कह रहा था कि मेरी जब वो उनको सजा हुई थी जनरल, उनको ये हो गए, ये थे जवेद इकबाल साहब, उनकी फैमिली से बाद में आपको याद होगा मैंने वीलॉग्स भी किए थे, उन पे स्टोरीज भी की थी। जब उनका केस जैसे आपने कहा ना सिविलियन अदालत हाई कोर्ट में आया था, और ये जो उमर आदम जो है बहुत बड़े वकील हैं, बड़े अच्छे वकील भी हैं, तो वो उनके वकील थे, उनके साथ मैंने वीलॉग भी किया था। तो उनकी फैमिली ये हर्ट फील करती थी कि हमारा इतना तल्लुक था और इतनी सारा कुछ था, और उस वक्त सजा दी गई है जब ये AG थे। तो वह ये तो अपनी जगह पे तो, लेकिन ये बताएं एक दौर था ये खुद ये कोर्ट मार्शल्स को प्रिजाइड करते थे या उनकी प्रोसीडिंग को वो करते थे बीइंग एन AG। आज वो उसी ही डिपार्टमेंट, उसी ही महकमे की तरफ से उनको सजा दी गई। हाउ डू यू सी दैट? इट्स ए कार्मा, इट्स मतलब कैसे कहेंगे कि वंस यू आर द बॉस ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, लोगों को सजाएं देते थे आर्मी में, आज वही डिपार्टमेंट आपको सजा दे रहा है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक जो उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई है, वो उनसे जो जूनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने उनसे इन्वेस्टिगेशन की है। तो इमेजिन के इटसेल्फ के फौज के अंदर आपको पता है जो डिसिप्लिन होता है, जो रैंक और उसकी जो ओहदे की इज्जत होती है, और अगर आपसे एक रैंक भी जूनियर अगर आपसे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आपसे सवालात कर रहा है, तो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी आई थिंक टू मी एक ह्यूमिलिएशन या आप उसे कह सकते हैं। तो इसमें आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि चलें इस ट्रायल के बारे में वी कैन ऑलवेज डिबेट, बट दिस ऑल्सो शोज के इंसान की जिंदगी में, मेरे ख्याल में जब भी आप हर किसी की जिंदगी में, हमारे लिए भी ये सबक है कि जब आपके पास ताकत हो, जब आप प्राइम पे हो,
जब आप अच्छे ओहदे पे हों तो शायद उस वक्त आपको बड़ा मोहतात रहना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि सदा ये वक्त रहेगा, तो किसी वक्त भी चीजें टर्न अराउंड हो सकती हैं। तो ये भी आई थिंक इसमें एक हमारे लिए लेसन है। तो इसकी बहुत सी ऐसी केस की चाहते हैं। अच्छा सर, अभी जो वक्त आने के साथ अभी कमरान, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ, आपसे पहले थोड़ी देर पहले हमारे साथ ये फैसल वाटर साहब थे, तो वो यही बात कह रहे हैं जो वहाँ ISPR ने भी कहा कि अभी 9 मई के केसेस का ट्रायल होना है और उसमें बहुत सारे वो कह रहे थे लीथल कोई वो हैं सबूत हैं प्रोसिक्यूशन के पास, मीन्स के जो उनका डिपार्टमेंट है मिलिट्री का, ये प्रोसिक्यूशन का जो अभी आने हैं। और फैज़ हमीद साहब जो हैं बहुत सारी चीज़ें खुद इमरान खान साहब जो PTI के हवाले से कोर्ट के सामने रखेंगे, जो PTI के लिए खान साहब के लिए दे माइट बी वेरी एक्सप्लोसिव एंड वेरी मतलब लीथल। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि उन पे ये केस तो चल रहा है कि खान साहब या बाकी लोगों को भी इस तरह का कोई मिलिट्री ट्रायल का उनका है इरादा, अगर फैसल वाटर साहब या हम ISPR की चीज़ को सामने रख के देखें? देखिए, जो ISPR का स्टेटमेंट है तो उसमें तो क्लियरली, अगर उन्होंने क्लियर कहा भी नहीं है, तो जब मुल्क में इंतशार का या कियोस की बात की है तो विद पॉलिटिकल एलिमेंट्स के साथ मिलके, तो एवरीबॉडी नोज के पॉलिटिकल एलिमेंट कौन है, वो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ है या इमरान खान है। तो इसका मतलब है कि अगर बाकी केसेस में उनको सजा हुई है, और यूजुअली यहाँ तक आमतौर पर जो मिलिट्री ट्रायल करती है तो इस लेवल तक अगर कोर्ट मार्शल पे बात आती है तो होता यही है कि एक कंपेलिंग एविडेंस मौजूद होता है। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल मुस्तकबिल में, क्योंकि लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन हुई है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, तो ये भी लेजिटिमेट क्वेश्चन है, तो क्या वो फैज हमीद ने अकेले की है? तो उसमें बाकी लोग भी शामिल होंगे। तो अगर सिर्फ फैज हमीद को टारगेट करना और बाकियों को ना टारगेट करना मे भी शायद ये इंसाफ के तकाजे पूरा नहीं करता, तो हो सकता है इन द नेक्स्ट फेज कि ये जो जिस ट्रायल की आप बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी जारी है, तो उसमें फिर बाकी जो प्लेयर्स हैं, उसमें पॉलिटिकल जो प्लेयर्स हैं, वो भी इवेंचुअली वो इम्प्लिकेट हो जाएं। तो इसको अब रूल आउट आप नहीं कर सकते। एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया है, सजा उनको दी जा चुकी है, तो फर्दर अगर केसेस में अंदर दी जाती है तो दैट वोंट बी अ सरप्राइज। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान हमें ज्वाइन करने के लिए। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर दिफाई तज्जियाकार, और डिटेल में जो है वो हमें बता रहे थे फैज़ हमीद को जो सज़ा हुई है 14 साल कैद बामुशक्कत, उसके कानूनी पहलू क्या हैं, उस हवाले से जो है वो हमसे बात कर रहे थे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी।